वेलकम टू एसआरओजी प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है जो कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कर रहे थे, उसी का नेक्स्ट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ट्यूबुल्स का, वेसिकल, फ्लैटेंड सैक्स का, जिसको हम क्रिस्टनी कहते हैं। और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है थ्रू आउट जर्मप्लाज्म। और अगर नेक्स्ट देखें तो ये कनेक्टेड रहता है। अगर इनर साइड की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और अगर जो आउटर साइड की बात करें तो वो प्लाज्मा लेमा से कनेक्टेड रहता है। अब इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या सेंस है? ये होता ही है कि देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें देखिए ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर के इनर मेम्ब्रेन पे जो होता है, जो इनफोल्डिंग टाइप से ऐसे कनेक्टेड है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पे कनेक्ट हैं। और अगर जो हम बाहर की साइड देखें तो बाहर की साइड में प्लाज्मा होता है, ठीक है, जो कि फ्लूइड पोर्शन होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लाज्मा लेमा से कनेक्ट होता है। अब आगे अगर बात करें तो एक जो सिंगल इसकी एक सेल होती है, जैसे कि ये सेल है नॉर्मल, तो ये सेल एक सिंगल इसमें अपनी सेल होती है। और ये कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि जैसे ये वाली सेल ले लीजिए, ये एक सेल यहाँ पे है और उसके बाद ये किसी दूसरी सेल से कनेक्ट होती है, अपने नेबरिंग सेल से, और जिसकी वजह से ये पिट फॉर्मेशन के थ्रू ये कनेक्टेड रहती है। जैसे ये जो कनेक्शन का काम पिट फॉर्मेशन कर रहा है, और इसकी वजह से ये अपना एरिया जो है लार्ज तक कर लेती है, मतलब एक सिंगल सेल से यहाँ से लेकर ये दूसरी सेल तक। तो इस तरह ये जो है पेट फॉर्मेशन के थ्रू एक पूरा जो उसका सेल होता है वो दूसरे सेल के एरिया से कनेक्ट होता है। अगर हम ल्यूमेन की बात करें तो ये बाउंडेड रहता है एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देखें तो मेनली दो टाइप का होता है, एक तो रफ़ और दूसरा स्मूथ। तो रफ़ जो होता है उसमें राइबोसोम लगे होते हैं, और जो स्मूथ होता है उसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो रफ़ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारा रफ़ है। रफ़ क्या सेंस है कि जो है आप उस पे देखेंगे कि रफ़ में थोड़ा सा उसमें स्पेस होगा, जिसकी वजह से वो राइबोसोम जाके वहाँ अटैच हो जाएंगे। जबकि स्मूथ में बहुत ही स्मूथ ही होता है, तो उस पर राइबोसोम नहीं स्पेस जो है कनेक्ट कर पाते हैं खुद को। तो इस तरह ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब आगे बात करें तो राइबोसोम जो है अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है लार्जर सब यूनिट से। हमारा राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो जो लार्जर सब यूनिट है ये 60S का होता है और स्मॉलर 40S का। तो जो लार्जर सब यूनिट होता है 60S, तो इसके थ्रू जो है ये कनेक्ट रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो ये राइबोसोम कनेक्ट हुए। और अगर हम बात करें कि जो इसमें अगर इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो जो अगर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्राइप्ड मसल्स में प्रेजेंट है तो इसको हम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्ट्राइप्ड मसल एक तरह से जो हमने एक टर्म सुना होगा सार्कोलेमा, तो ये जो है मसल्स में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसका नाम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया। अब इसका एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन देखें तो फंक्शन आप देख पा रहे होंगे, इनर जो इंट्रासेलुलर है और जो इंट्रासेलुलर के ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो काम करता है। मतलब कि अगर हम इंट्रासेलुलर कह सकते हैं, कहाँ से पोर्शन शुरू होता है, न्यूक्लियस से पूरा पोर्शन ये धीरे धीरे ये बाहर की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग। तो इंट्रासेलुलर मतलब न्यूक्लियस से जो बाहर साइटोप्लाज्म में या फिर जो है फर्दर अगर जो ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो मेन फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट राइबोसोम से ही होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक तरह से मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में अपना पार्टिसिपेट करता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करता है राइबोसोम की हेल्प से। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि ये राइबोसोम होते हैं, तो ये राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन की सिंथेसिस करना, फॉर्मेशन नहीं सिंथेसिस करना। तो ये जो है जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यही इनको जो है धीरे धीरे वेसिकल के फॉर्म में या फिर कोई एक छोटा सा साइक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके उसको ट्रांसपोर्ट करता है जो है फर्दर आगे की सेल्स में। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है ये सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। तो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किन किन चीज़ों में, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन में, स्ट्रॉल या कैलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में, और नेक्स्ट है फॉस्फेट, जो कि हम कह सकते हैं पेप्टाइड एंड ट्राईग्लाइकोराइड जो होती हैं, उनके सिंथेसिस में जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे आप एक प्रॉपर डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो है फ्रंट व्यू है बिल्कुल। अगर हम देखें कि एक नॉर्मल सेल में कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो देखिए ये न्यूक्लियस है पूरा, जिसमें कि न्यूक्लियर मटेरियल होगा। उसके बाद ये कनेक्टेड है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से ये नेटवर्क फॉर्म करता है रेटिकुलम का, जिसकी वजह से हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और क्योंकि अंदर की साइड होता है इसलिए इसको एंडो कहते हैं। तो ये हमारा जो है एक तरह से हम फ्रंट व्यू हो गया। और अगर हम लेटरल साइड व्यू देखें तो कुछ इस तरह का होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसमें कि आप यहाँ पे प्रॉपर्ली देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए यहाँ पर ये स्मूथ जो आउटर साइड में है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो न्यूक्लियस को घेरे हुए हैं वो हमारे, आप देख पा रहे होंगे कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही देखिए राइबोसोम जो है अटैच, और न्यूक्लियर पोर जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर पोर इसी में से है जो है, डीएनए वगैरह अपना जो फॉर्मेशन करता है वो न्यूक्लियस पोर के थ्रू सेंड करता है बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक पे रेटिकुलम पे जो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, वही उसको जो सेल के जो है पेरिफेरल रीजन तक उसको पहुंचाते हैं। तो इस तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन करता है। तो ये हमारा टॉपिक आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।